Hello everyone, welcome to Humanities Hub class. So we shall continue with the same chapter of history, nationalism in India. So today we will try to understand how participants saw the movement. Very important and interesting part as well. See, if you can see here, that different social groups that participated in the civil disobedience movement, they did not join. Why did they join the movement? What were their ideals? What did Swaraj mean to them? इस पार्ट को समझने के लिए ये हमने पहले भी कहा था आपको एक बार जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने किया कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जब पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी मूवमेंट में, चाहे वो नॉन कॉपरेशन हो या अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे हैं, उन सबके लिए स्वराज का मतलब अलग है. जब आप इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जब पार्टिसिपेट कर रहा है उनके रीजंस अलग है कि वो क्यों आ गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो है रिच पेजेंट, जो अमीर किसान थे. उनमें दो कम्युनिटीज आपकी बुक में मेंशन्ड है, तो जरूर से लिखना है कि गुजरात में पट्टीदार और जाट जो है उत्तर प्रदेश के, दे वर वेरी एक्टिव इन दिस मूवमेंट. तब आपको कैसे समझना है कि जब हम किसी भी सेक्शन का रोल करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो व्हाई डिड दे पार्टिसिपेट, उनके लिए स्वराज के मायने क्या थे, क्या वो थ्रू आउट द मूवमेंट एंथुसियास्टिक थे, या जब मूवमेंट को 1931 में गांधी जी कॉल ऑफ करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए थे और फिर रीलॉन्च किया, तो क्या फिर वापस वो उतने एंथुसियास्टिक रहे या नहीं. तो उन तीन चीजों को दिमाग में रख के हम इसको समझेंगे. तो अगर हम रिच किसानों की बात करें तो दो एग्जांपल्स है हमारे, पट्टीदार ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. दे वर एक्टिव. अब नेक्स्ट आ गया रीजन कि क्यों आए, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था वर्ल्ड वाइड, तो जो कमर्शियल क्रॉप्स थी वो नहीं बिक रही थी, कीमतें कम हो गई. तो जब आपकी एक इनकम कम हो जाएगी तो आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे देंगे. दे वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू. तो गवर्नमेंट जो है वो रिड्यूस नहीं करने को तैयार थी रेवेन्यू डिमांड, तो उनके अंदर बहुत ही गुस्सा था सबके अंदर. तो फिर इस वजह से जो रिच पेजेंट कम्युनिटी थी, दे वर एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब आपको रीजन पता होना चाहिए कि वो क्यों आ गए. और उन्होंने जो ऐसे मेंबर्स जो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते थे, थोड़े रिलक्टेंट थे, उनको भी कन्विंस किया कि हम पार्टिसिपेट करें और बायकॉट करें जो भी ब्रिटिश का इस मूवमेंट के अंदर जो भी हम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया है प्रोग्राम, उसके अंदर हम बायकॉट करेंगे ब्रिटिशर्स का. उनके लिए स्वराज का मतलब क्या है? फॉर देम स्वराज वाज इट वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू. पर जब गांधी जी उस मूवमेंट को कॉल ऑफ करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए 1931 में, और रेवेन्यू रेट तब तक कोई रिवाइज नहीं हुए थे, तो जब मूवमेंट को वापस रीस्टार्ट किया 1932 में, तो उनमें से बहुत सारे जो रिच किसान है दे रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, कि उनके अंदर उतना एंथु फिर बचा नहीं कि रेवेन्यू रेट तो कम हुआ नहीं है. उसके बाद आ जाइए पुअर पेजेंट. अब जो गरीब किसान है जो लैंड ओन नहीं करते, तो वो कैसे कल्टीवेशन करते हैं? वो रेंट पे लेते हैं. बड़े किसानों से लैंड को रेंट पर लेकर उस पर वो खेती बाड़ी करते हैं. तो इसका मतलब रिच किसान और छोटा किसान जो है, इनके इंटरेस्ट भी आपस में क्लैश करते हैं. पुअर पेजेंट्स, they were interested in lowering of revenue demand. Many of them were small tenants cultivating land, had rented from landlords. As depression continued, cash income dwindled. Small tenants found it difficult to pay their rent. अब इनकी दिक्कत क्या है कि क्रॉप तो इनके लिए भी नहीं बिक रही है, दूसरा एक और एडिशनल बर्डन है, इन्होंने लैंड भी रेंट पे ली हुई, तो वो रेंट नहीं पे कर पा रहे. तो उनको लग रहा था छोटे किसानों को कि हमारा जो रेंट है वो माफ किया जाए. तो बहुत सारे मूवमेंट्स उन्होंने चलाए इस रेंट को खत्म करने के लिए, जिनको रेडिकल मूवमेंट सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ने इनके लिए चलाए कुछ मूवमेंट्स कि इनकी रेंट जो है वो माफ कर दी जाए. लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो छोटे किसानों के नो रेंट कैंपेन को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही. उसका रीजन है क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हम नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करेंगे तो जो रिच पेजेंट कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी हुई है शायद उनको अच्छा ना लगे. तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और छोटे किसान पुअर पेजेंट्स, उनके रिलेशनशिप बहुत हमेशा अनसर्टन रही. ये दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हो गए, रिच पेजेंट्स एंड पुअर, कि वो क्यों आए. उसके बाद एक नेक्स्ट है व्हाट अबाउट बिजनेस क्लासेस. ये अपने आप में ही बेटा एक 5 मार्कर क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है
इसमें मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है, आप उन पॉइंट्स को दिमाग में रख के फ्रेम कर सकते हैं। इसी में से 2 मार्कर भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से हमको करना है कि क्या बिजनेस क्लास जो थी, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा? यस, उन्होंने भी किया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी और इंडिया में उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, तो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट्स हैं उनको काफी प्रॉफिट मिला था, क्योंकि ब्रिटिश मेड गुड्स का बाइकआउट हो रहा है और हमारी चीजें बिक रही हैं जो इंडिया की है। तो वो अब अपना बिजनेस और एक्सपैंड करना चाहते। उनको लगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है वो खत्म होनी चाहिए। तो उनका रीजन ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आने के लिए। तो वो चाहते थे कि जो इम्पोर्ट होता है फॉरेन गुड्स का वो कम हो जाए। तो बिजनेस क्लासेस ने, ये एक नेक्स्ट वाला सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए 2 इंस्टीट्यूशंस या 2 बॉडीज कह लीजिए आप, उन्होंने बनाई। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और दूसरी है फिक्की, ये आज भी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। कि बिजनेस क्लासेस हैं तो वो अपने हक के लिए किसी से उन्होंने बात करनी है या बिजनेस क्लास को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। ये 2 उन्होंने बनाए अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको फिक्की लिखा है, 1927। फिर उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम हैं, आप वो लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम लेंगे कि इनका रोल इस मूवमेंट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसे दिए उन्होंने इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स। और ज्यादातर बिजनेसमैन, दे केम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन colonial restrictions on business would go no longer exist and trade industry would flourish। कि जब हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कॉलोनियल पॉलिसी, हमारे लिए तो यही स्वराज है और हमारा बिजनेस बिना किसी रुकावट के फ्लरिश करेगा। फिर लास्ट पैराग्राफ में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है जो बच्चे जनरली स्किप कर जाते हैं पर काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे रिच पेजेंट्स में था कि जब गांधी जी ने मूवमेंट को टेम्परेरीली कॉल ऑफ किया 1931 में, आके रीलॉन्च किया, तो वो उतने एंथुसियास्टिक नहीं थे। सेम इनके साथ भी हुआ। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए और वो फेल हो गई, वहां से जब वापस आए तो फिर बिजनेस क्लास उतनी ज्यादा यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक नहीं थी। क्या दिक्कत है, उनको क्या लग रहा है? They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business। बहुत सिंपल बात है इसको समझना कि जो बिजनेस क्लास है वो हमेशा चाहेगी कि कंट्री के अंदर पीस हो। तो अगर उनको ये डर लग रहा है कि कंट्री में वायलेंस है, मिलिटेंट एक्टिविटी है, इतना डिस्ट्रप्शन होगा, तो उनका बिजनेस कैसे फ्लरिश करेगा? और लास्ट सेंटेंस वेरी इंटरेस्टिंग, कि जब कांग्रेस की अब नई लीडरशिप आ रही थी, उनका बेंट ऑफ माइंड थोड़ा सोशलिस्ट था। तो सोशलिस्ट मींस जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा ऊपर, प्राइवेट इंडस्ट्री को कम एनकरेज करना। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको लगा कि अगर आफ्टर पार्टीशन या जब आने वाले टाइम में अगर हमारी सरकार जो है वो सोशलिज्म को ज्यादा सपोर्ट करेगी, प्राइवेट इंडस्ट्री को इतना एनकरेज नहीं देगी, तो फिर उनका जो उतना इंटरेस्ट था इस मूवमेंट में वो कम हो गया। फिर बेटा नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। कि जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो वर्कर क्लास है, उनका पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज्यादा नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करा। सिर्फ नागपुर रीजन में थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन थी। और क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आ गए तो वर्कर्स फिर इस मूवमेंट से थोड़ा दूर रहे। हाँ, उनकी थोड़ी बहुत सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन रही, जैसे उन्होंने कुछ गांधीयन प्रोग्राम अडॉप्ट किया, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया। उनकी अपनी लड़ाई थी कि जो हमें लो वेज मिल रही है, हमारी वर्किंग कंडीशंस पुअर है, उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करते आए। फिर यहाँ आपके 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। And 1930, thousands of workers in Chota Nagpur in tin mines wore Gandhian caps and participated in protest rallies, boycott campaigns। की symbolic participation है, उतना enthusiastic बिजनेस क्लास ने जितना दिखाया, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो वर्कर्स थे वहां काम करने में, वो नहीं थे। फिर उसके बाद लास्ट है, ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन आता है। जब मैं लास्ट क्लास में आपको समझा रही थी कि नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या फर्क है, उसमें फीमेल पार्टिसिपेशन हार्डली कुछ थी, इसमें लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो अगर आपको आ जाए कि हाउ डिड विमेन पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उनको लिखेंगे हम कि लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन थी। जब गांधी जी की सॉल्ट मार्च थी, डांडी यात्रा, उसमें रास्ते में बहुत सारी फीमेल्स उनको सुनने आई और दे प्रोटेस्टेड इन
participated in protest march, they manufactured salt, and they picket foreign clothes and liquor shops. मतलब complete participation जैसे बाकी sections of the society कर रहे हैं, तो females का भी था. बहुत सारी females उस दौरान जेल में भी गई. लेकिन अब इसमें दो चीजें आपको क्या याद रखनी कि जब इतना लार्ज सेक्शन ऑफ फीमेल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी से है? दे वर फ्रॉम अर्बन एरियाज, जो हाई कास्ट फैमिलीज की घर से आने वाली फीमेल्स थी, या रूरल एरियाज में जो रिच पेजेंट थे वहां से थी. क्योंकि गांधी जी ने ये बोला कि फीमेल भी इसमें आए, क्योंकि नेशन को प्रति उनकी भी एक ड्यूटी है. जबकि उससे उनका जो कांग्रेस के अंदर रोल है, ये जो समाज के अंदर फीमेल्स को देखने का एक नजरिया है, वो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक रोल कुछ चेंज हो गया फीमेल्स का, या कुछ बहुत बदलाव आ गया कि उनका बड़ा डिसीजन मेकिंग में रोल हो गया. क्योंकि गांधी जी खुद भी ये मानते थे कि विमेन की जो ड्यूटी है वो घर को लुक आफ्टर करना, दे शुड बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स. तो और काफी लंबे समय तक कांग्रेस रिलक्टेंट थी विमेन को कोई एक अच्छी पोजीशन कांग्रेस पार्टी के अंदर अथॉरिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन देने के लिए. तो एक सिंबॉलिक प्रेजेंस थी फीमेल्स की. लेकिन ऐसे ही शुरू होता है, आप एक सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन से शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे एक सेक्शन जो है उसका रोल बढ़ जाता है. तो ये था हमारा हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट. अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिलेटेड एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहता है लिमिट्स. वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. ओके, बाय, टेक केयर.